नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर विज़न में। आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनकम किस किस हेड से आती है और इनडायरेक्ट इनकम किस किस हेड से आती है। वैसे इनडायरेक्ट इनकम के बारे में हमने पिछले अध्याय में थोड़ा सा बात किया था। शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि व्यापार में माल की बिक्री के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र से यदि व्यापारी को कोई इनकम हो रही है तो वो डायरेक्ट इनकम में इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। जैसे कमीशन प्राप्त करना, डिस्काउंट प्राप्त करना, इंसेंटिव प्राप्त करना, इंटरेस्ट प्राप्त करना। इसके अलावा डायरेक्ट इनकम की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो या तो माल बेचने से प्राप्त होती है और या बिजनेस के अलावा अन्य क्षेत्र से कोई इनकम हमें प्राप्त होती है। तो जैसे मान लेते हैं मेरा बिजनेस भी है और मेरा एक खेत भी है। अब बस नेचुरल सी बात है, खेत से मुझे कुछ इनकम होगी तो फिर वो इनकम कहलाएगी डायरेक्ट इनकम। तो इस तरह से हमने खर्चों के बारे में और इनकम के बारे में अभी तक समझा। आगे बढ़ते हैं, हम एक नई टर्म देखते हैं, लायबिलिटीज़। क्योंकि हम नोट्स नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, अतः हमको हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होगा। लायबिलिटीज़ से हमारा मतलब होता है दायित्व। दायित्व इन द सेंस ऐसा पैसा जो हमने किसी व्यक्ति से लिया है, ऐसा माल जो हमने किसी से उधार लिया है, उसका पैसा नहीं दिया, या व्यापार शुरू करने के लिए व्यापार के मालिक ने जो पैसा लगाया है, व्यापार का यह दायित्व है कि वो उस पैसे को वापस मालिक को चुकाए। कहने का मतलब वो समस्त जिम्मेवारी, वो समस्त दायित्व जो व्यापार को वापस चुकाना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को। वो मालिक हो सकता है, वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो लोन देने वाली फाइनेंशियल संस्थाएं हो सकती है, चाहे बैंक हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, या ऐसा कोई टैक्स जो हमने कस्टमर से कलेक्ट तो कर लिया है लेकिन अभी तक सरकार को जमा नहीं करवाया, तो वो भी हमारी लायबिलिटी की श्रेणी में आता है। थोड़ा और अगर अच्छी तरह से समझे तो इसको आगे फिर कई हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जो सामान्य तौर पर साल भर के अंदर अंदर हम क्लियर कर देते हैं, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे बैंकों से लोन लेना, किसी पार्टी से उधार माल लेना, उनको अभी तक पैसा नहीं दिया है तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। माल बेचते समय किसी प्रकार का कोई टैक्स हमने कलेक्ट किया तो वो टैक्स भी हमने साल भर के अंदर लगभग चुका दिया जाता है, तो वो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोन होते हैं जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के रूप में लिए आते हैं, या ऐसे दायित्व होते हैं जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के रूप में होते हैं। जैसे कैपिटल। कैपिटल एक ऐसा लोन है जिसे जब तक व्यापार चलता रहेगा व्यापार पर ये लायबिलिटी रहेगी, तो कैपिटल को हमेशा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माना जाता है। कुछ नाम हम इसके आपको बता देते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस के रूप में इसको देखें तो करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व, व्यापार में यह राशि जो हमें किसी अन्य व्यक्तियों या फर्मों को देनी बाकी हो रहती है, वह करंट लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, लोन्स लायबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। लोन की हम अगर बात करते हैं तो लोन चाहे हमने सिक्योर लिया है या अनसिक्योर लिया है, दोनों ही स्थिति में ये करंट लायबिलिटी होते हैं। सिक्योर लोन का मतलब ऐसा कोई लोन जिसको लेने के लिए हमें कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ी हो, वो कहलाता है सिक्योर लोन। और अनसिक्योर लोन इट मीन्स ऐसा कोई लोन जिसको देने के लिए हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, वो कहलाते हैं अनसिक्योर लोन। इसके ठीक उल्टा व्यापार की कुछ संपत्तियां भी होती हैं जिन्हें हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स दो प्रकार की होती है बेसिकली, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स से हमारा मतलब ऐसी संपत्तियां जिनका प्रयोग हम सामान्यतः कई सालों तक करते रहते हैं, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स की श्रेणी में लेते हैं। और करंट एसेट्स यानी कि ऐसी संपत्तियां
जिन्हें हम लगभग साल के अंदर अंदर पैसों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले आती है बिल्डिंग, यदि वो हमारे घर की है तो ऑफिस बिल्डिंग, दुकान, फैक्ट्री। इसके अलावा दुकान में लगने वाला सामान, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, वो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होता है। ऑफिस इक्विपमेंट के रूप में हमने पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह भी कुछ ना कुछ अपनी दुकान में लगाया है, तो वो भी फिक्स्ड एसेट्स होता है। प्लांट एंड मशीनरी को भी इसी कैटेगरी में लिया जाता है। इसके अलावा और भी किसी प्रकार की टूल्स, कंप्यूटर, स्केल, जनरेटर सेट वगैरह को फिक्स एसेट की श्रेणी में लिया जाता है। इन पर सरकार के द्वारा तय नियमों के अनुसार डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इस बात को हम आगे फिर समझेंगे एक चैप्टर में। फिलहाल हम समझते हैं करंट एसेट्स के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया था, करंट एसेट्स का मतलब ऐसी संपत्तियां जिसका सामान्य तौर पर एक साल के अंदर अंदर पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाता है या हो जाती हैं, ये कहलाती हैं करंट एसेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो करंट एसेट्स है, उदाहरण है, वो है रुपया, नगद, कैश, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही पैसे में कन्वर्ट होता है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पर आता है कैश एट बैंक। जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है उससे करंट एसेट्स में सेकंड नंबर पे लिया जाता है। अब यहाँ बहुत सी बातें आती है भी, उसको सेकंड नंबर पे क्यों लिया जाता है? तो भी कैश से सेकंड प्रायोरिटी पे कैश एट बैंक आता है, क्योंकि हम बैंक टाइम में जाकर ही बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, जबकि हमारे पास पैसा जो नगद हमारी जेब में है, गले में, उससे हम कभी भी कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तीसरी स्थिति में जो करंट एसेट्स में आता है वो होता है फिर हमारा स्टॉक। जो माल हमारे पास पड़ा है वो भी हमारी करंट एसेट्स है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर सबसे पहले हम उससे पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार रेट से अगर थोड़ा कम रेट पर हम माल देते हैं तो लगभग सभी पार्टी उसको लेने को तैयार हो जाती है। तो तीसरा आता है हमारा स्टॉक। इसके बाद अब बात आती है हमारे और दूसरे आइटम्स की और दूसरे अकाउंट्स की, जैसे कि नेक्स्ट पे आ गया हमारा फर्नीचर, यानी जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं। वो फर्नीचर हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो भी है उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे लेते हैं। फिर इसी क्रम में आगे चलते रहते हैं हमारे शेयर्स, हमारे एफडीज वगैरह वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से इस अध्याय में या इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे बेसिक कंसेप्ट की। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।